गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे। और आज का जो लेसन है स्पोकन इंग्लिश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग इसको देखते हैं और सही ढंग से इसको अध्ययन करते हैं तो शायद बेसिक इंग्लिश में आप जो है पारंगत हो जाएंगे। यू विल बी एक्सपर्ट इन स्पीकिंग बेसिक इंग्लिश। जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था इज एम आर कैसे लगाते हैं, हैज़ हैव हैड कहाँ लगाते हैं, कैसे आप करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है यूज़ ऑफ देयर। इस जो देयर THERE देयर है, दियर नहीं है। THEIR दियर, दियर मैंने उनका होता है, उन लोगों का होता है। लेकिन ये जो देयर है, देयर के दो अर्थ हैं। देयर का एक अर्थ है वहाँ। अगर हम देयर को देखें तो एक जो देयर है THERE, देयर का मतलब होता है वहाँ, ये जो एडवर्ब का काम करता है। दूसरा है कि इंट्रोडक्टरी एडवर्ब का काम करता है। ये तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वहाँ। जैसे वह वहाँ है, ही इज़ देयर, मैं वहाँ था, आई वॉज देयर, हम लोग घर पर थे तो वी वर एट होम। लेकिन अगर कहें हम लोग वहाँ थे तो वी वर देयर, तो देयर का यूज़ हम लोग वहाँ के लिए करते हैं। दूसरा है, इसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। इंट्रोडक्टरी एडवर्ब, ये जो इंट्रोडक्टरी एडवर्ब क्या होता है, ये वाक्य को शुरू तो करता है लेकिन इसका वाक्य में कोई मतलब नहीं होता है। तो इसको हम एक तरफ से कह सकते हैं डमी वर्ड। इंट्रोडक्टरी एडवर्ब का जो कह सकते हैं ये डमी वर्ड भी है। डमी वर्ड का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा वर्ड जो वाक्य को शुरू तो कर देता है लेकिन इसका कोई वाक्य में मतलब नहीं होता है। द वर्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट अ सेंटेंस बट इट हैज़ नो मीनिंग इन द सेंटेंस। ऐसा नहीं कि हम जब देयर का बोलेंगे तो उस देयर में इसका मतलब होगा, नहीं। इस देयर में तो जो वहाँ का अर्थ है तो वहाँ रहेगा कि देयर इज़ ए बॉय, वहाँ एक लड़का है, ऐसा अर्थ नहीं है। सिर्फ इसका अर्थ है कि देयर इज़ ए बॉय का अर्थ है कि एक लड़का है। अगर हमने कहा लड़का वहाँ है, द बॉय इज़ देयर, तो देयर का मतलब है यहाँ पे। लेकिन अगर हम कहें देयर इज़ ए बॉय तो देयर का कोई अर्थ नहीं है, सीधे अर्थ है कि एक लड़का है। तो हम आओ बच्चों देखते हैं कि इसको हम किस तरह से देयर को आसानी से बिल्कुल आसान भाषा में समझ जाएं कि हमें देयर यूज़ करना कहाँ है। देयर का यूज़ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस बिल्कुल आसान तरीके से हम 3 बातें आपको बताएंगे। वो तीनों बातें आप ज़रूर नोट कर लें। उसी 3 के सहारे आप चाहेंगे तो देयर का यूज़ आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें पहली बात आपको याद करनी है कि इसमें द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए नाउन इज़ नेसेसरी। इसमें देखेंगे तो ये जो प्रेजेंस या एब्सेंस है किसकी, इस नाउन की। ये नाउन का होना और न होना चर्चा में होना चाहिए। जब आप बात करते हैं तो उसमें नाउन हो या ना हो ये बात ज़रूर होनी चाहिए। जैसे अगर हम कहें गिलास में पानी है, उस कमरे में बहुत सारे लड़के हैं, मेरे घर में एक अलमारी है, मेरे घर में कूलर नहीं है, उसके घर में एसी नहीं है, मेरी जेब में कलम है, उसकी जेब में कलम नहीं है। यानी होने और न होने की बात। पहली बात आप दिमाग में रखेंगे, जैसे ही हम देयर का यूज़ करने जाएं तो याद रखिए कोई चीज़ है या नहीं है। तो आपके घर में जितनी सारी चीज़ें हैं उसमें यूज़ करिए देयर का यूज़। कि मेरे घर में एक कूलर है, देयर इज़ ए कूलर इन माई हाउस। मेरे घर में एक पंखा है, देयर इज़ ए फ़ैन इन माई हाउस। कई लड़के थे, देयर वर मेनी बॉयज़। मतलब होने और न होने। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या रखना याद कि कोई बात अगर कही जा रही तो उसमें नाउन के होने और न होने की बात करते हैं। दूसरी बात आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट नाउन विल बी एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। वो जो नाउन है जिसकी हम बात कर रहे थे वो नाउन कहाँ होना चाहिए, वो एकदम वाक्य के अंत में है। जैसे हमने कहा एक राजा था, मेरे गांव में एक किसान रहता था। कौन रहता था? किसान। किसान की बात हो रही है बाद में एकदम। उस तालाब में पानी है, पानी कहाँ है? बाद में। ये हमने नहीं कहा पानी उस गिलास में है, मार्कर मेरे हाथ में है। हमने कहा मेरे हाथ में एक मार्कर है। मार्कर कहाँ यूज़ हुआ? अंत में। मार्कर के होने की भी बात हो रही है।
जैसे बोल रहा हूँ कि इस कक्षा में एक शिक्षक है, देयर इज़ ए टीचर इन दिस क्लासरूम। उस कमरे में बहुत सारे पंखे हैं, देयर आर मेनी फैंस इन दैट रूम। तो इसको देखेंगे कि जो नाउन की हम बात करते हैं, दूसरी पॉइंट आपको याद रखना है कि वो जो है नाउन अंत में होना चाहिए। तीसरी बात जो है कि देयर मस्ट बी ए वर्ब जस्ट आफ्टर द नाउन। ये तीन चीज़ें हैं, तीनों इंग्लिश में हमने लिखा हुआ है। इसको हिंदी में कैसे समझेंगे कि पहली बात हमने ये बताई है कि किसी नाउन के होने और न होने की बात करते हैं। ये नाउन अगर है या नहीं है तब तो वहाँ देर लगाते हैं। दूसरी बात हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई है कि वो जो नाउन है जिसकी हम चर्चा करते हैं वो कहाँ होना चाहिए, वाक्य के अंत में होना चाहिए, शुरू में नहीं होना चाहिए, शुरुआत उससे नहीं होनी चाहिए। जैसे ही किसी नाउन या प्रोनाउन की बात हम करें तो क्या होना चाहिए, हमेशा अंत में यूज़ होना चाहिए उसका। तीसरा क्या है, वह नाउन जो आया है उसके तुरंत बाद कोई ना कोई वर्ब होना चाहिए। अगर वर्ब नहीं है तो वहाँ पे नाउन का प्रयोग होने के बावजूद आप जो है देयर का यूज़ नहीं कर सकते। अब हम इसको कुछ एग्जांपल से ले लेते हैं। जैसे हमने कहा मेरे गांव में एक विद्यालय है। मेरे गांव में एक विद्यालय है। अब देख रहे होंगे कि इसमें हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, एक विद्यालय की चर्चा कर रहे हैं। ये पहली कंडीशन है कि किसी नाउन या प्रोनाउन के होने की बात हो रही है। तो क्या है, यह किसकी बात हो रही है, एक विद्यालय की, एक स्कूल की बात हो रही है। तो स्कूल कहाँ है, अंत में दिया हुआ है, और उसमें नाउन के होने की भी बात हो रही है। तीसरा देखेंगे इसमें देयर मस्ट बी ए वर्ब। अब एक विद्यालय के तुरंत बाद क्या आ गया, है क्या है, एक वर्ब है, और हम किसकी बात कर रहे थे, इस नाउन की बात कर रहे थे। तो अगर उसको स्ट्रक्चर के रूप में देखेंगे तो आप इसको बच्चे स्ट्रक्चर ज़रूर बना लीजिएगा। अगर स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे तो आप गलत कर जाएंगे। ये जो है इसमें सबसे पहले तो हम देयर लगाते हैं, देयर का यूज़ करते हैं, तुरंत हम वहाँ पे वर्ब का यूज़ करते हैं। ये जो वर्ब होता है इसी सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ये सब्जेक्ट क्या है, वही जो नाउन की हम बात कर रहे थे उसी नाउन की बात करते हैं। वो जो नाउन है इसी के अनुसार हम वर्ब लगाते हैं। अगर यह सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। इसके तुरंत बाद प्रेपोजिशन, अगर है तो प्रेपोजिशन लगाते हैं। प्रेपोजिशन के बाद हम प्लेस की बात करते हैं। जिस प्लेस की बात की जाए उसके लिए वहाँ पे प्रेपोजिशन उसके पहले हम लगा देंगे, ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि मेरे गांव में एक विद्यालय है तो पहले क्या है, देयर इज़, है यहाँ पे, देयर इज़ ए स्कूल। कहाँ पे है, यहाँ पे इन है, इन मेरे गांव में, इन माई विलेज। देयर इज ए स्कूल इन माई विलेज। अगर हम इसी को नेगेटिव करते हैं, ये तो था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक। अगर हम इसी को नेगेटिव में करेंगे तो आप क्या करेंगे, देयर लगा देंगे। देयर के तुरंत बाद हम वर्ब लगाते हैं। वर्ब के बाद या तो नो लगाएं या तो नॉट लगाएंगे, ठीक है। नो और नॉट के तुरंत बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेपोजिशन जैसे है वैसे लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, प्लेस की बात करते हैं, ये जो प्लेस लगा देंगे। जैसे अगर हम कहें कि कोई समस्या नहीं है, यहाँ पे हम देख रहे होंगे जो हमने पहली पॉइंट बताई थी, किसी नाउन या प्रोनाउन के होने की बात की जा रही, ठीक। यहाँ समस्या के होने की बात की जा रही है, और समस्या कहाँ है, अंत में है। इसके बाद वर्ब है। इस नहीं को नहीं देखेंगे, नहीं बीच में आ गया, नहीं आएगा ही, लेकिन इस समस्या नाउन है, नाउन के तुरंत बाद वर्ब आया। तो कैसे करेंगे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। तो इस तरह से आप जो है अफर्मेटिव में इसको कर लेंगे, इधर वाला स्ट्रक्चर, और नेगेटिव में इसको स्ट्रक्चर कर लेंगे। और दूसरा आपका इसके आगे जो इम्पोर्टेंट है, इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में आप कैसे करेंगे, इसको आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या बार बार इसको वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर आएगा ये स्पोकन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अक्सर लोग गलती कर जाते हैं इसको। अगर यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव बच्चों दो तरह से होता है। एक तो होता है कि क्या से शुरू करते हैं हम,
क्या से शुरू करते हैं। अगर कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो तो अब तुरंत अब क्या करते हैं, वहाँ पे वर्ब पहले कर देते हैं, फिर हम देयर लगा देते हैं। देयर के बाद वो जो सब्जेक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट मतलब आप दिमाग में रखिएगा वो नाउन है, फिर आगे कॉम्प्लीमेंट जो बचता, जो स्ट्रक्चर में हमने बताया सारा नोट कर लें। जैसे अगर हमने कहा क्या उस तालाब में कोई मछली है, क्या उस तालाब में कोई मछली है। अब देखिए है और कोई मतलब सिंगल है तो यहाँ पे इज आएगा। इज देयर ए फिश, हम चाहें तो यहाँ पे एनी भी लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। इज देयर एनी फिश या इज देयर अ फिश उस तालाब में, इन दैट पॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे इन प्रेपोजिशन आ गया, दैट पॉन्ड क्या हो जाएगा, एक प्लेस है। इज देयर अ फिश इन दैट पॉन्ड, जैसे अगर हम कहें क्या आपके जीवन में कोई समस्या है, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ। अगर हम कहें क्या इस कमरे में कोई बल्ब है, इज़ देयर एनी बल्ब इन दिस रूम। क्या आपके विद्यालय में 500 बच्चे हैं, एक से ज़्यादा हो गए, तो वहाँ इज़ ना लगाएं, वहाँ क्या लगाएंगे, आर देयर 500 स्टूडेंट्स इन योर कॉलेज, इन योर स्कूल। जैसे अगर बोले क्या इस गाँव में कई विद्यालय हैं, आर देयर मैनी स्कूल्स इन दिस विलेज। तो ईजिली आप बनाएं, इसको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इस पर आप कम से कम 10-12 सेंटेंस बनाएं। पहले शुरुआत अपने घर से करें, अपने घर के जितने सामान हैं उन सबको पहले देयर से लगाएं, फिर नेगेटिव बनाएं, फिर उसी का इंट्रोगेटिव बनाएं कि क्या मेरे घर में कोई एसी है, इज़ देयर एनी एसी इन माय हाउस। जैसे अगर बोलें क्या आपके घर में कोई समस्या है, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम इन योर हाउस। जैसे अगर आपको ये कहना हो क्या आपके पुस्तक में कोई कहानी है, इज़ देयर एनी स्टोरी इन योर बुक। ऐसे बड़े ही आराम से, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डर लगेगा तो फिर नहीं कर पाएंगे। एकदम इजी जैसे हमने पैटर्न बताया वैसे चलते रहेगा। दूसरा हमने कहा कि जब इसमें WH वर्ड बीच में आए, WH वर्ड जैसे क्या, क्यों, कैसे, WH वर्ड बीच में आए, अगर ये बीच में आए तो आप करेंगे क्या, तुरंत जो है WH वर्ड की मीनिंग लिख देंगे। यहाँ पे WH वर्ड के तुरंत बाद वर्ब लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम देयर लिखते हैं। बहुत से लोग देयर का यूज़ नहीं करते, छोड़ देते हैं, गलत हो जाता है। फिर आपको जो नाउन है उसकी बात करते हैं, फिर जो बचता है कॉम्प्लीमेंट वगैरह लगा के क्वेश्चन मार्क। जैसे बोलना हो कि इस घर में 2 दरवाजे क्यों नहीं हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों देख रहे होंगे क्यों बीच में आ गया, तो क्यों की मीनिंग लिख दीजिए तुरंत वाई। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और दरवाजे कितने, 2 हैं, 2 है तो है के लिए आर हो जाएगा, वाई आर देयर, वाई आर देयर। अब क्या है, वाई आर देयर नॉट 2 doors, 2 doors अब इस घर में, इन दिस हाउस। ये हो गया, वाई आर देयर नॉट 2 doors इन दिस हाउस। अब आप लोग कन्फ्यूजन होगा कि नो कहाँ लगाएं और नॉट कहाँ लगाएं, तो एक बड़े आराम से समझें। अगर वाक्य में कहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या दी हो तब तो वहाँ नॉट लगाइएगा। अगर संख्या नहीं दी है तो चाहे काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, हमेशा वहाँ पे आप नो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो आप उसमें फिर से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको इस तरह की वीडियो और भी देखनी है, जो हमने पिछली वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं आपको, यूज़ ऑफ देयर, यूज़ ऑफ हैज़, हैव, तो आप जो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और सब्सक्राइब करने से आपका एक फ़ायदा होगा कि आप जो है बार बार आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको मैसेज तुरंत हो जाएगा, नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा और आप आराम से देखते रहेंगे। हमने देखा बहुत से ऐसे जो है बच्चे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हमारे चैनल को, लेकिन देखते हैं वीडियो को, उनको पसंद आती इसीलिए देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है, मुझे खुशी है कि आप लोग देखते हैं और देख कर के इसको बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं, बहुत से लोग लाइक भी करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो आप लोग के लिए ही है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश के लिए मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं बैठ कर के किसी क्लास में, किसी स्कूल में पढ़ाऊँ। तो मेरे पास जितना भी समय मिलता है मैं बस आप ही लोग के लिए समर्पित हूँ और आप लोग के लिए ही कोशिश करता हूँ कि ऑफलाइन तो नहीं सिखा पा रहा हूँ तो ऑनलाइन ही सिखा लूँ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा प्रेशर है, इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम आप लोग को समय दे पाएँ। मुझे जैसे ही समय मिलता है, रात, सुबह, शाम, जब भी
तो आधे घंटे में मिल जाता, तो मैं वीडियो आप लोग के लिए तैयार कर लेता हूँ। इसलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस चैनल को, और वीडियो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करते रहें, जिससे आपके दोस्त भी इससे लाभान्वित हों और वो सीखते रहें। ठीक है, और इस वीडियो इसको और भी अच्छे से जानने के लिए थोड़ा अंत तक देखेंगे वीडियो ज़रूर, क्योंकि इसमें और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें देखिए अक्सर लोग गलती कहाँ करते हैं, ज़्यादातर गलती लोग कहाँ करते हैं। इसमें एक वर्ड आता है कितना, यह आता है कितना, कितनी, कितने। अगर कितना, कितनी, कितने आएगा तो इसके दो शब्द हैं, एक होता है हाउ मेनी, एक होता है हाउ मच। अब देखिए हाउ मेनी आप तब लगाएं जब कोई नंबरिंग हो, जब नंबर हो। अब हाउ मच कहाँ लगाएं, जब कोई क्वांटिटी हो। जब हम मात्रा की बात करें तो हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जब कोई संख्या की बात करें वो काउंटेबल नाउन हो तो हाउ मेनी लगा दें। वो भी इसी WH वर्ड हमने जो लिखा है यहाँ पे इन्हीं का प्रयोग कर देंगे। जैसे अगर हम कहें कि इस कमरे में कितनी खिड़कियाँ हैं, इस कमरे में कितनी खिड़कियाँ, बच्चों देख रहे हो खिड़कियों को तो हम गिन सकते हैं ना, तो ये काउंटेबल नाउन हो गया। और इसमें नंबर की बात हो रही है तो तुरंत लिखेंगे हाउ मेनी विंडोज़, हाउ मेनी विंडोज़ आर देयर। सेम पैटर्न पे देखिए चल रहे हैं, हाउ मेनी विंडोज़ यहाँ हो गया इंट्रोगेटिव वर्ड्स। हाउ मेनी के तुरंत आपको जो है उस नाउन को ले लेना है, फिर आर हो गया, देयर हो गया, इस नाउन को यहाँ उठा लेना है। इसमें ये करना है कि हाउ मेनी विंडोज़ आर देयर इन दिस रूम, इन दिस रूम, हाउ मेनी विंडोज़ आर देयर इन दिस रूम। अगर हम इसको बोलें कि गिलास में कितना पानी है, ठीक। अब देखिए पानी क्या है, अनकाउंटेबल। जब अनकाउंटेबल नाउन तो अभी हमने क्या बताया, मच लगा दीजिएगा। तुरंत बोलेंगे हाउ मच, हाउ मच वाटर इज देयर इन द ग्लास। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे आप लोग जो क्वेश्चन बना सकते हैं बच्चों। तो अगर आप लोग को इस तरह के और भी सवाल करने हैं तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं कि हम ढेर सारे सवाल लिख करके आप इसमें कराएं तो आपको आएगा। आप जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे, जैसे अगर आपको कहना हो कि इस कमरे में कितनी हवा है, हाउ मच एयर इज़ देयर इन दिस रूम, उस कुएं में कितना पानी है, हाउ मच वाटर इज़ देयर इन दैट वेल, आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लासरूम, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन योर क्लासरूम, हाउ मेनी विंडोज़ आर देयर इन योर रूम। ये सब सारी चीज़ों को जो है अपने से खुद से बनाइए, और इस चैनल को जिसका नाम है इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कर लें और शेयर अपने दोस्तों के बीच में करते रहें। अगर नहीं करेंगे तो आपके दोस्त जो सीखना चाहते हैं वो इससे वंचित रह जाएंगे, और आप सब लोग जो इसमें अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। और इस वीडियो को बार बार जो आप लोग शेयर करें और देखें ज़रूर, पूरा एंड तक, शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको शायद वीडियो और अच्छी लगेगी। थैंक यू।